हम सभी ने ये डिस्क्लेमर तो सुना ही होगा कि जो कुछ भी करें लेकिन इसे घर पर करने की कोशिश ना करें। और ऐसा ही WWE के रिंग में भी लागू होता है। हाल ही में हमने रेसलिंग के कुछ ऐसे मूव्स के ऊपर वीडियो बनाया था जो नकली नहीं है या जिनसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, और आप सबने ऐसे और मूव्स की मांग की, तो कोई दर्द की दवा उठा लो, क्योंकि हम ऐसे ही 11 और मूव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, द जर्मन सुप्लेक्स। द जर्मन सुप्लेक्स खास तौर पर इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस मूव के दौरान गर्दन के बल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर मूव्स काफी सुरक्षित लगते हैं, जो प्रोफेशनल रेसलिंग में जरूरी भी हैं। लेकिन जब ये मूव्स रोज किए जाते हैं तो इनमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे एक जर्मन सुप्लेक्स के दौरान ओपोनेंट को उसके कंधों के बल जमीन पर पटका जाता है, लेकिन जब ये बार बार किया जाने लगता है तो थोड़ा भी गलत आने पर उस रेसलर के गर्दन के बल गिरने का खतरा बढ़ जाता है और वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। ये एक ऐसा मूव है जो सामने वाले ओपोनेंट और मूव करने वाले रेसलर दोनों के लिए ही एक बराबर खतरनाक है। नंबर 2, द स्टाइल्स क्लैश। ये फिनिशर मूव एजे स्टाइल्स काफी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल उन्होंने TNA, रिंग ऑफ ऑनर और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी किया था। स्टाइल्स ने इस मूव पर एक अच्छी पकड़ पा ली है, लेकिन ऐसे कुछ मौके रहे हैं जहां ये मूव काफी असफल रहा। पुराने WWE सुपरस्टार योशी टैट्सू के गर्दन की 2 हड्डियां टूट गईं, जब न्यू जापान प्रो रेसलिंग में इस मूव के दौरान उन्होंने अनजाने में अपनी गर्दन अंदर की तरफ मोड़ दी। हालांकि स्टाइल्स शुरुआत में इस मूव को WWE में लाने में सफल रहे, लेकिन ऐसे ही किसी दुर्घटना की डर की वजह से कंपनी ने इस मूव को बैन कर दिया। ध्यान से किए जाने के बावजूद भी इस मूव में मैट पर मुंह के बल गिरने की वजह से अपना चेहरा बचा पाना मुश्किल होता है, खासकर जब इसे चेयर के ऊपर किया जाए। स्टाइल्स ने इस मूव के जगह फिनोमिनल फोरआर्म को अपना फिनिशिंग मूव बनाया, जिससे चोट भी कम लगती है और ये बेशक सुरक्षित भी है। नंबर 3, द डाइविंग डबल फुट स्टॉम्प। WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा ने एक बार बताया था कि जब ये मूव आपके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी छाती पर कोई चाकू मार रहा है, क्योंकि इसमें रेसलर टर्नबकल का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट के छाती के ऊपर दोनों पैरों से हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये मूव बहुत खतरनाक बन जाता है। जो भी रेसलर्स इस मूव का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जितना हो सके उतना कम दबाव लगाना होता है और सही जगह पर हमला करना पड़ता है। अगर दबाव थोड़ा भी बढ़ जाए या हमले की जगह सही ना हो तो इस मूव से गंभीर रूप से घायल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इससे स्टर्नम फ्रैक्चर का भी खतरा बनता है, जो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन में हो सकता है। हालांकि WWE यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर इस मूव को अपने फिनिशर कूप डी ग्रा के तौर पर काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें काफी माहिर हो चुके हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कभी गलत नहीं जा सकता। जैसा कि इंडिपेंडेंट रेसलर लोकी ने दिखाया था जब उन्होंने इस मूव के दौरान जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। नंबर 4, द कैमल क्लच। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैमल क्लच में फंसना कैसा लगता होगा? अब वो आपकी पीठ पर दबाव हो या गले पर या आपके ऊपर बैठे आपके ओपोनेंट का वजन, ये एक ऐसा मूव है जिसमें मूव करने वाले रेसलर की एक छोटी सी गलती भी ओपोनेंट को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हालांकि आज के जमाने का कैमल क्लच पुराने समय के कैमल क्लच से काफी अलग है। आज के समय का कैमल क्लच कम दर्दनाक लगता है, क्योंकि जिस ओपोनेंट पर यह मूव किया जाता है वो अधिकतर अपने घुटनों पर होते हैं और उनकी टांगे फैली नहीं होती, जिससे एक मजेदार चिन लॉक हो सकता था। ओपोनेंट की टांगे फैली होने से वो ज्यादा कमजोर हो जाता है, खासकर तब जब दी आयरन शेक जैसा कोई रेसलर उनके सामने हो। नंबर 5, द बर्निंग हैमर। ये मूव जिसे क्योको इनो ने बनाया और केंटा काबाशी ने प्रसिद्ध किया, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेसलिंग मूव्स की लिस्ट में रखे जाने की कई वजह है। पूरी तरह अपने गर्दन पर गिरने के अलावा इस मूव में ओपोनेंट को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाती। पाइल ड्राइवर को करने के कई तरीकों में किसी तरह की सुरक्षा हमेशा ही रखी जाती है ताकि ओपोनेंट को कोई गंभीर चोट ना लगे, लेकिन एक बर्निंग हैमर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके सर या गर्दन को मैट पर लगने से बचा सके। चौंकाने वाली बात ये थी कि WWE के साथ चल रहे कंकशन मुकदमे के बावजूद और WWE के ऐसे किसी भी तरह के खतरनाक मूव्स को बैन करने की कार्यवाही के बाद भी ब्रायन केंड्रिक ने क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में कोटा इबुशी के खिलाफ ये मूव करके जीत हासिल की थी। नंबर 6, द पाइल ड्राइवर।
WWE का पाइल ड्राइवर को बैन करने के पीछे एक कारण था। ये एक मुश्किल मूव है जिसको गलत तरीके से करने पर ये एक सुपरस्टार का कैरियर या तो कम कर सकता है या पूरी तरह खत्म कर सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाइल ड्राइवर देखने में काफी रोमांचक लगता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैरियर एक गलत पाइल ड्राइवर की वजह से ही जल्दी खत्म हो गया था जो ओवेन हार्ट ने मारा था, जिसकी वजह से WWE ने फैसला किया कि ये मूव इतना भी अच्छा नहीं है कि इससे लगने वाली गंभीर चोट को नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि ये मूव अभी भी WWE के बाहर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ खास मौकों पर विंस मैकमैन की इजाजत से ये WWE में भी देखा जाता है। अब जिस पे ये मूव होने वाला होता है वो बस यही कामना कर सकता है कि मूव करने वाले को ये पता हो कि वो क्या कर रहा है। नंबर 7, द शूटिंग स्टार प्रेस। ऐसे कई रेसलिंग मूव्स हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक छोटी सी गलती से वो एक रेसलर को व्हीलचेयर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही एक मूव है द शूटिंग स्टार प्रेस, और ये वही मूव है जिसने 2003 में रेसलमेनिया 19 के दौरान कर्ट एंगल के खिलाफ एक मैच में ब्रॉक लेसनर का कैरियर लगभग खत्म ही कर दिया था। उस मैच में लेसनर ने ये मूव इस्तेमाल किया जो उन्होंने WWE के डेवलपमेंटल टेरिटरी के दौरान खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन लेसनर ने एंगल ठीक से नहीं समझा और सीधे अपने गर्दन के बल लैंड किया। कुछ लोग मानते हैं कि लेसनर के बड़े शरीर की वजह से, खासकर उनके गर्दन और पीठ के आसपास के मांस की वजह से ही वो उस वक्त बच पाए थे। 2017 में कर्ट एंगल ने उस यादगार गलती के बारे में बात की। सबसे पहले तो ये काफी स्वार्थी है, लेकिन मैंने सोचा इसने अपनी गर्दन तोड़ ली, अब मुझे इस टाइटल को एक और महीना रखना पड़ेगा। पर फिर मुझे उसके लिए चिंता हुई क्योंकि वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसने लात मारी थी, तो मुझे याद है मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे एक F5 दे सकते हो? उसने जवाब नहीं दिया। तब मुझे ज्यादा चिंता होने लगी। मैं उसे उठाने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे F5 दोगे? उसने कहा, हाँ मुझे लगता है, और उसने वही किया। ब्रॉक एक प्रो है, वो उससे बाहर आ गए। अब इसे मान लेते हैं वो रेसलमेनिया के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मूव्स में से एक था। ये इसलिए हुआ कि वो सामने आया और इसलिए ये सबको याद है। दुर्भाग्य से ब्रॉक की घंटी बज गई, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी और इसके लिए भगवान का शुक्र है। मैं उस मैच पर बहुत गर्व करता हूँ, वो मेरे पसंदीदा मैचेस में से एक है। नंबर 8, द फ्रॉग स्प्लैश। अब वो चाहे RVD का 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश हो या केविन ओवेंस का तरीका या लेट एडी गुरेरो का प्रसिद्ध तरीका, द फ्रॉग स्प्लैश WWE के सबसे शानदार फिनिशिंग मूव्स में से एक है। कहा जाता है कि ल्यूचाडोर ला फिएरा इस मूव का इस्तेमाल करने वाले पहले रेसलर थे, पर ये मूव काफी लंबे समय से एडी गुरेरो के साथ जुड़ा हुआ है। लैटिनो हिट ने WWF में अपने पहले ही मैच में ये दिखा दिया कि ये मूव ठीक तरीके से खुद को जख्मी किए बिना करना कितना मुश्किल है। ये मूव करने वाले व्यक्ति को खास ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपने ओपोनेंट को चोट ना पहुंचा दे। अब आप सोचेंगे कि ये मूव पेट पर हमला करने के लिए होता है, लेकिन गुरेरो ने अपने पहले WWF मैच में खुद को जख्मी कर लिया था जब उनका फ्रॉग स्प्लैश गलत हुआ और उन्होंने अपनी कोहनी तोड़ ली। नंबर 9, द स्टोन कोल्ड स्टनर। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के फिनिशिंग मूव ने उनका कैरियर बनाया है। उनके फिनिशिंग मूव ने एक से बढ़कर एक मैचेस दिए हैं। उनके मैच खत्म करने का अंदाज काफी रोमांचक था और कुछ फनी मोमेंट्स भी हुए जब मिस्टर मैकमैन को उन्होंने स्टनर मारा। हालांकि ये मूव देखने में काफी आसान लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा शारीरिक ताकत लगानी पड़ती होगी, लेकिन टेक्सास रैटलस्नेक को इस मूव की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि जब भी वो ये मूव करते थे तो उनके टेलबोन के पास एक अकड़न आ जाती थी। ऑस्टिन द्वारा ये मूव बहुत इस्तेमाल करने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति और बिगड़ गई, जो पहले से ओवेन हार्ट के पाइल ड्राइवर के कारण चोट से दर्द में थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर 10, द टॉर्चर रैक। जहां कुछ फैंस का मानना है कि लेक्स ल्यूगर का कोई भी मैच एक टॉर्चर के समान ही था, यहाँ हम बात कर रहे हैं ल्यूगर के फिनिशिंग मूव द टॉर्चर रैक की, एक कमर तोड़ने वाला सबमिशन मूव जिसमें लेक्स ल्यूगर अपने ओपोनेंट को अपने कंधों पर उठाते और उनकी रीढ़ की हड्डी को तब तक मोड़ते जब तक वो ओपोनेंट हार नहीं मान लेता था। हालांकि ये मूव ताकत और संतुलन का एक आम मूव लगता है, लेकिन इसमें किसी को बस उठाए रखने से कुछ ज्यादा है। जब आप ल्यूगर को ये मूव करते हुए देखेंगे तो ये पाएंगे कि द टोटल पैकेज अपने ओपोनेंट को उठाकर उसे उछालते भी हैं, जिससे उनके कंधे, पीठ और थाइस पर ज्यादा दबाव पड़ता है। नंबर 11, द वर्टी ब्रेकर। जहां पाइल ड्राइवर एक खतरनाक मूव हो सकता है, उसी का दूसरा रूप वर्टी ब्रेकर उस खतरे को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। इस मूव में अपने ओपोनेंट को पैर के बल उठाकर उन्हें सीधे मैट पर फेंका जाता है। अंडरटेकर का टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर भी ऐसा ही कुछ लगता है, लेकिन वो वर्टी ब्रेकर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि ओपोनेंट का सर मैट के आसपास भी नहीं होता है।
लेकिन वर्टिब्रेकर में अपने ओपोनेंट को उसके गर्दन और बहुत बुरी स्थिति में सीधे उसके सर के बल गिराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। WCW के शेन हेम्स AKA द हरिकेन अपने WCW के समय में वर्टिब्रेकर का खूब इस्तेमाल करते थे, लेकिन WWE में अपने करियर शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्हें ये मूव छोड़ना पड़ा था। 2016 के एक इंटरव्यू में हेम्स ने इसके पीछे की वजह बताई। उस समय WWE में एक साथ कई गर्दन की सर्जरीज हुई थी और इसलिए वो हर उस चीज से दूर हट रहे थे जो आपको गर्दन के बल गिराए। हेम्स ने कहा, यहाँ तक कि जर्मन सुप्लेक्स को भी बदल दिया गया था। आप वो जापानी तरीका नहीं देखोगे जहाँ वो किसी को सर के बल गिरा दे। ये कुछ ऐसा था जो मैं जानता था कि होने वाला है। मैं उसके लिए तैयार था। मैं उससे आगे बढ़कर हरिकेन बन गया था, इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि ये मूव बैन कर दिया गया था, लेकिन ये WWE के एक हाउस शो के दौरान वापस इस्तेमाल किया गया। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 11 और ऐसे रेसलिंग मूव्स जो नकली नहीं हैं और जिनसे बहुत दर्द होता है। क्या हम ऐसा कोई मूव भूल गए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।